हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 से पहले ऑब्वियसली हम लेक्चर 1, 2, 3 रेगुलर रूटीन पे आपको दे चुके हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 आपका कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट कंटेन करता था, बहुत बार बता चुका मैं आपको ये। उसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर बोर्ड एग्जाम। वो लेक्चर सिर्फ आपका CBSE के लिए रिक्वायर्ड था। अच्छा, उसके बाद के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, 3 और आज जो लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 4, ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 बेसिकली जेई मेंस के लिए था और 3 और 4, 3 में हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ा था, वो पर्टिकुलरली एडवांस पे फोकस करता है। और सेम पैटर्न पे चलते हुए आज इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल और कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ये कभी कभार मेंस में भी पूछा जाता है, अदरवाइज एडवांस के लिए ये टोटली डेडिकेटेड है ये टॉपिक आपका। ठीक है, तो 2 क्लियर हो चुका आपको, 3 क्लियर हो चुका है। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंटरवल की बात अगर हम कर रहे हैं तो इंटरवल बच्चों आप लोगों को पता होगा, 2 इंटरवल आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, सेमी इंटरवल भी होते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अभी हम स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरवल से। ओपन इंटरवल में आपने पता ना, ओपन इंटरवल में आप क्या बात करते थे कि एंड एलिमेंट जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। अगर आप कोई भी इंटरवल लेते हो राउंड ब्रैकेट वाला ओपन इंटरवल, उसमें एंड एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते, बीच की वैल्यूज आप कंसीडर कर सकते हो। क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला इंटरवल होता था, उसमें आपके एंड एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं और विद इन द इंटरवल जितने पॉइंट आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड वो भी करेंगे बात। अभी आपको डेफिनेशन अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, तो आपको कहता है एक फंक्शन आपका एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब आप इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो और उस पॉइंट पे अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द कंप्लीट इंटरवल। बात समझ आई? अब मैंने एक इंटरवल कंसीडर किया, लेट्स से मैंने ओपन इंटरवल कंसीडर किया a, b, a, b का मैंने ओपन इंटरवल कंसीडर कर लिया। अब a, b के बीच में, क्योंकि एंड एलिमेंट मैं नहीं ले सकता ओपन इंटरवल में, उसके बीच में मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। अगर उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दैट मींस मेरा फंक्शन पूरे ओपन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे मैंने क्या किया, यहां पे एक ग्राफ ले लिया एक फंक्शन का, ये a ले लिया, यहां पे b ले लिया, इसमें a और b मैंने इंक्लूड नहीं किए क्योंकि हम अभी ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल में हम बीच में हमने एक पॉइंट c ले लिया। अच्छा, कोई भी पॉइंट, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले सकते हो। अगर मैं कॉन्टिन्यूटी बोल रहा हूं कि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो जितने भी पॉइंट है इस इंटरवल के बीच में, उन सब पॉइंट्स में मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकली मैं सारे पॉइंट तो नहीं ले सकता, तो हम एक एग्जांपल लेके चेक कर रहे हैं कि हमने सी पॉइंट ले लिया ए और बी के बीच में। ठीक है, फॉर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए, बी, इस पॉइंट पर अगर LHL एट x इज इक्वल टू सी, फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है c पर, ठीक है, आप लेफ्ट से मूव करोगे c की तरफ, अगर वो इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू सी, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट अगर आप राइट से मूव कर रहे हो c की तरफ, और ये दोनों फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो, तो मैं बोलता हूं कि जो मेरा गिवन फंक्शन है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट c, और वो c पॉइंट क्या था, a, b के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि fx जो है हमारा वो ओपन इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो बच्चों आप। अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल a, b, a, b की आपको नोटेशन तो पता होगी ओपन इंटरवल में। ठीक है, राउंड ब्रैकेट हम लगाते हैं। तो कह रहे हैं ये ओपन इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, अगर हमारा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द गिवन इंटरवल। हर एक पॉइंट पे होना चाहिए। अच्छा, हर एक पॉइंट मैंने बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है चेक करना, तो हम कोई भी रैंडमली एक पॉइंट उठा लेते हैं और उस पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने अभी आपको यहां पे दिया। अच्छा, क्वेश्चंस के साथ भी डिस्कस करेंगे इसको। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। अच्छा, डेफिनेशन में अगर आप ग्राफिकली ही जज करना चाहते हो, आपको एक इंटरवल दे दिया, ग्राफ बना दिया, वही पुरानी बात लेक्चर 1 की कि अगर उसमें कोई ब्रेक नहीं है, अगर उसके बीच में कोई जंप नहीं हुआ, ग्राफ गैप नहीं है, जंप नहीं है, और कोई होल नहीं है, अनडिफाइंड पॉइंट नहीं है विद इन द इंटरवल, तो अभी ग्राफिकली मैं बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फर्स्ट लेक्चर में बात की थी हमने, है ना, ये तो बेसिक डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की। तो एक ओपन इंटरवल में हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब हो सकता है, जब हर पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस होगा विद इन द इंटरवल। अच्छा, आगे देखते हैं।
अच्छा, कॉन्टिन्यूटी इन अ क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल नोटेशन स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं हम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, इसमें हमारे एंड एलिमेंट्स तो इंक्लूड हो गए और विद इन द इंटरवल जितने भी पॉइंट्स आप सब ले सकते हो। अब हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो इस क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस कब होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो ओपन इंटरवल पे तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। तो ओपन इंटरवल की हमने क्या डेफिनेशन ली थी कि अगर मान लो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, अगर मान लो मैंने सी ले लिया ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल में, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट सी। मतलब ओपन इंटरवल की जो डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूटी के लिए वो क्लोज्ड इंटरवल में तो यूज होगी ना। क्लोज्ड इंटरवल में आपको एंड एलिमेंट्स मिल गए, पिछली बार नहीं थे। अच्छा, सारे एलिमेंट अंदर के तो है ही ना जैसे ओपन में थे, तो ओपन वाली कंडीशन तो पहले वेरीफाई हो कि आप बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, आपका फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने क्या पढ़ा था? LHL एट द गिवन पॉइंट, RHL एट गिवन पॉइंट शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट द सेम गिवन पॉइंट, ठीक है। ये हमने बात कर ली आपके क्लोज्ड इंटरवल की फर्स्ट कंडीशन की। अच्छा, इसके बाद दो कंडीशन और इसमें आती है। वो कहता है अब तो ए इंक्लूड हो रहा है आपका, ए पॉइंट अब तो इंक्लूड हो रहा है ना आपका, तो आप ए की तरफ अगर आना चाहो तो आप किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो? आप इधर से तो मूव नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं ए की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करना चाहूं, लेफ्ट से अप्रोच कर ही नहीं सकते क्योंकि ग्राफ तो लेफ्ट में है ही नहीं। हाँ, आप ए की तरफ कहां पे से आ सकते हो? राइट की तरफ से। हमने इंडिकेटेड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे डिस्कस की थी कि आप इंडिकेटेड पॉइंट पे लेफ्ट से भी आओ, राइट से भी आओ और गिवन पॉइंट पे चेक करो, तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। इस बार मैं लेफ्ट से तो ए की तरफ आ ही नहीं सकता, लेफ्ट में तो ग्राफ ही नहीं है ए के लेफ्ट में, तो यहां पे हम ए की तरफ राइट से मूव कर सकते हैं। तो हम ए पर अब हम सिर्फ जो देख सकते हैं वो राइट हैंड लिमिट देखेंगे, किस पर? ए पर, और वह क्या किसके इक्वल होनी चाहिए? फंक्शनल वैल्यू एट ए, फंक्शनल वैल्यू एट ए, ठीक है। मतलब इसमें फंक्शन जो होता है वो राइट कॉन्टिन्यूस होता है एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब जो लेफ्ट में आपका ये जो पॉइंट दिया हुआ ना, इंटरवल का जो लेफ्ट का जो पॉइंट है, इंटरवल का जो लेफ्ट का पॉइंट है, उस पॉइंट पे फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस होता है। राइट कॉन्टिन्यूस का मतलब आप उस ए पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, उस ए पॉइंट पर राइट से अप्रोच कर रहे हो तो राइट हैंड लिमिट डिस्कस करोगे और उसी ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देख लो, अगर वो इक्वल आ गई तो आप कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल के सेकंड स्टेप को भी क्लियर कर गए। अच्छा, इसकी नोटेशन आपको याद होगी बच्चों, नोटेशन तो याद होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट ए। क्लियर? सेम स्टेप्स पे अगर मैं बी की तरफ मूव करना चाहूं तो बच्चों इस बार मैं बी को लेफ्ट से अप्रोच नहीं कर सकता, सॉरी राइट से अप्रोच नहीं कर सकता। जैसे इसमें मैं राइट से अप्रोच कर रहा था, लेफ्ट से अप्रोच नहीं कर सकता था। इसमें क्या क्राइटेरिया? आप लेफ्ट से तो अप्रोच कर लोगे बी की तरफ, लेकिन राइट से अप्रोच नहीं कर सकते। तो इस बार फंक्शन मेरा बी पर कैसे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए? बी पॉइंट पर लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट से आपको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो अब आप क्या लिखोगे? आपका लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू बी, तो उसमें आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू बी शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट बी, फंक्शनल वैल्यू एट बी। ए पर देख रहे थे तो फंक्शनल वैल्यू ए पे देखेंगे, बी पर देख रहे हो तो फंक्शनल वैल्यू एट बी पे देखोगे, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल नोटेशन क्या थी बच्चों? लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट बी, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, याद हो जाएगा आपको हाथों हाथ। आपको बोला गया कि अगर एक फंक्शन a कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस चेक करना आपको, आप पहले चेक करो किसी भी एक बीच के पॉइंट पे फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी, जो बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, फिर आप a पर चेक करोगे, a पर हम यहां पे लेफ्ट से मूव नहीं कर सकते, राइट से मूव कर सकते हैं, तो हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और फंक्शन की वैल्यू a पर देखेंगे, वो इक्वल आनी चाहिए। b वाले एंड पॉइंट पर हम यहां पे राइट से मूव नहीं कर सकते, लेफ्ट से मूव कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे b पर और फंक्शनल वैल्यू एट b इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मैं बोलता हूं कि मेरा जो फंक्शन है
वो एक क्लोज इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ओपन इंटरवल की एक कंडीशन, क्लोज्ड इंटरवल की 3 कंडीशन, क्योंकि आपको एंड पॉइंट्स पे भी तो चेक करना है। ठीक है, तो बच्चों नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो, हर लेक्चर में आपको बताया जाता है कि आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हो, हम अपना आगे मूव करते हैं अदरवाइज। अच्छा, अब आपके पास एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आपको एक गिवन फंक्शन है, आपको बोल रहा है कि आप चेक करो एग्जाम्पल में कि ये कॉन्टिन्यूस है, किस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, आपका क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ये आपको एग्जामिन करना है। हमने क्या किया, फंक्शन को देख के हमें दिख रहा है कि ये तो फैक्टराइज हो सकता है। अगर मैं इसको रफली बात करूं, रफली अगर इसको सॉल्व करना चाहूं, यहां पर अंडर रूट मैंने माइनस कॉमन ले लिया इनिशियली, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप इसको देखते ही फैक्टराइज कर सकते हो। आपने इसको फैक्टराइज किया x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, अब आप 11th का जो रिलेशन फंक्शन आपने पढ़ा था उसमें फंक्शन में डोमेन की अगर मैं बात करूं, इसका डोमेन क्या होगा? आप देखो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इट विल गिव यू इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, हमें यहां पे रियल वैल्यू पे फोकस करना है। तो अगर ये प्रोडक्ट किसी तरह से नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर डोमेन यहां पे ये जो प्रोडक्ट है इट शुड बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। भाई जीरो तो हो ही सकता है ना स्क्वायर रूट के अंदर, फाइनाइट तो है ही ना जीरो, तो नेगेटिव नहीं हो सकता था। अच्छा, ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव लगा हुआ है, ध्यान से देखो ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तभी तो ओवरऑल फंक्शन मेरा पॉजिटिव बनेगा। तो अब इस पे अगर हम इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों, इनइक्वालिटीज का मैं आपको याद दिला देता हूं। ठीक है, वैसे आपको आना चाहिए, ये 1 और 2 आपके इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पे 1 और 2 इंक्लूड हो रहे हैं। और जब लेस देन की इनइक्वालिटी होती है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, मेरे जो डोमेन होता है वो विद इन द इंटरवल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? विद इन द इंटरवल। तो इस केस में डोमेन आपका क्या आ रहा है? डोमेन आपका आ रहा है x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में आपको डोमेन दिख रहा है इसका। ठीक है, 1 और 2 इंक्लूड हो सकते हैं क्योंकि यहां पे इक्वालिटी यूज की है, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। और कभी लेस देन की इनइक्वालिटी होती है, लेस देन जीरो की इनइक्वालिटी, तो मेरा जो इंटरवल लेता हूं मैं वो विद इन द इंटरवल लेता हूं। अच्छा, अगर ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी होती तो आउटसाइड द इंटरवल हम कंसीडर करते हैं एक्स की वैल्यूज को। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना, 11th में आपने पढ़ी थी। तो डोमेन मेरे पास ये आ गया। तो अब जब यहां पे देखो क्लोज्ड इंटरवल की बात आ गई ना, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज, क्योंकि देखो इस 1 पर मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, 2 पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, मतलब इसको अगर प्रैक्टिकली पूरा सॉल्व करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं मैं 1 पर और आपका राइट हैंड लिमिट निकालूं, मतलब जो हम पूरा अभी जो डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी हमने पूरी ओपन इंटरवल में, मतलब मैंने 1.5 पे चेक कर लिया। चलो पूरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1.5 पे चेक करा, 1.5 पर कैसे चेक करा, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, सब इक्वल आएगा। ओपन इंटरवल पे तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। फिर 1 के लिए हम कैसे चेक करेंगे? 1 पे मैं राइट से चेक करता हूं, याद आ रहा है? लेफ्ट पे तो जगह ही नहीं है ना, लेफ्ट में तो ग्राफ है ही नहीं, हमारा डोमेन ही नहीं है लेफ्ट में। तो मैं 1 पर राइट से चेक करूंगा और 1 पे फंक्शनल वैल्यू चेक करूंगा। अच्छा, 1 पर ध्यान से देखो, 1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं फंक्शन में, वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, अगर मैं लिमिट चेक करता हूं इसके राइट से 1 पर, वो भी 0 आएगा। ठीक है, टाइम नहीं लगा रहे क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हम कर चुके हैं, सिर्फ लिमिट तो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इधर मैं लेफ्ट से अगर लिमिट कैलकुलेट करूं 2 पर या फिर फंक्शन के लिए 2 पे देखूं, दोनों केसेस में 0 आ रहा है। तो दैट मींस ये 1.5 पे कॉन्टिन्यूस है फ्रॉम बोथ द साइड्स। अच्छा, 1 पे कॉन्टिन्यूस है फ्रॉम द राइट और 2 पे कॉन्टिन्यूस है फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल 1,2 में कॉन्टिन्यूस है। अब पता चला आपको किस तरह से समझना है कि आपको इंटरवल कैसे डिसाइड करना है। आप फंक्शन जो गिवन है उसका डोमेन देख लो। फंक्शन डोमेन जैसे मैंने आपको a to b दे दिया था, इस बार मैंने a to b खुद निकाला और देखा 1 और 2 भी इंक्लूड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एंड एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए, तो मेरी सारी डिस्कशन किस पे आ गई? क्लोज्ड इंटरवल पे आ गई। अगर 1 और 2 इंक्लूड नहीं होते तो सारी डिस्कशन ओपन इंटरवल पे चली जाती। अब जब क्लोज्ड इंटरवल पे आई तो हमने वर्बली
इसको सोचना शुरू किया कि भाई बीच में किसी पॉइंट पे क्या ये कॉन्टिन्यूस है, अच्छा 1 पर राइट से कॉन्टिन्यूस है, 2 पे लेफ्ट से कॉन्टिन्यूस है, अगर ये सब चीजें है तो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, देखो 2 मिनट आप सोचो किस पे होगा ये कॉन्टिन्यूस, किस पे हो सकता है, लगा आइडिया। इसका डोमेन है तो वही स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट इस बार किस में आ गया, डिनोमिनेटर में। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। अच्छा 0 हो नहीं सकता इस बार, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना, इस केस में हो सकता था क्योंकि स्क्वायर रूट आपका न्यूमरेटर में था, इस बार स्क्वायर रूट आपका डिनोमिनेटर में आ गया तो इट कैन नॉट बी 0, तो हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेके चले गए। अच्छा इस बार मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इट शुड बी पॉजिटिव। पिछली बार पूरा एक्सप्रेशन बीच में पहले माइनस लगा हुआ था ना, तो इट शुड बी नेगेटिव ताकि ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए। इसमें ऐसा कोई ड्रामा नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली पॉजिटिव लोगे। अब एक प्रॉब्लम, मतलब मैं जब सॉल्व करता हूं मुझे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस अच्छा नहीं लगता। हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया और माइनस को उधर अगर मैं ट्रांसफर करूं, इन अदर वर्ड्स आप कहते हो कि माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, माइनस को हटाने के लिए, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। और इसके अगर मैंने फैक्टर करे x प्लस 1 और x माइनस 1, मतलब ये तो बिल्कुल ही बचपन की याद है आपकी, आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इस केस में फिर से ये -1 और ये 1, ये आपका 1, ठीक है, और यहां पे ये -1 और 1 इंक्लूड नहीं हो रहे क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अच्छा इस बार लेस देन की इनइक्वालिटी विद इन द इंटरवल, बात तो वही आ गई, लेस देन की इनइक्वालिटी विद इन द इंटरवल। पिछली बार 1 और 2 इंक्लूड हो रहे थे, इस बार -1 और 1 इंक्लूड नहीं हो रहे। तो इस बार डोमेन आपको क्या दिख रहा है, डोमेन आपको क्या दिख रहा है, ओपन इंटरवल -1 से 1, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ऑब्वियसली इस बार जो हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं वो ओपन इंटरवल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप बीच में कोई भी पॉइंट ले लो बच्चों, कोई भी पॉइंट -1 और 1 के बीच का, मान लो 0 ले लिया, तो 0 पे आप फंक्शन की वैल्यू देखो 1 आ रही है। अच्छा लेफ्ट से आप लिमिट निकालो, 0 पर 1 आएगा, राइट से आप लिमिट निकालो 0 पर 1 आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 और फंक्शनल वैल्यू एट 0, सेम आ रहा है सब। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया इन द इंटरवल -1 से 1, क्योंकि मैंने 0 जो लिया इसी इंटरवल से तो लिया, तो किसी एक पॉइंट पे चेक करके आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो यहां पर मैं लिख दूंगा कॉन्टिन्यूस किस पे है बच्चों, -1,1 पर। अच्छा एक चीज और इसके अंदर अगर आप क्लैरिफाई करना चाहो तो कर सकते हो कि भाई ये डिसकॉन्टिन्यूस किस पे है, जिस पे मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और वो कौन सा पॉइंट है, -1 एंड +1। बताओ बच्चों क्लियर हुआ। ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल, पहले आपने डेफिनेशन देखी और फिर आपने किस तरह से उसे अप्लाई करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा अब हाफ ओपन इंटरवल, ये भी बेसिक है। अब हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल में आप क्या बात कर रहे हो, देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसमें बी को हमने इंक्लूड कर लिया, ए हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा, ए इंक्लूड नहीं हो रहा। अच्छा बी से अगर आप बात करोगे तो बी से आप मूव कैसे कर सकते हो, लेफ्ट से, राइट से आप नहीं जा सकते, है ना। तो इस बार जो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ओपन इंटरवल ए एंड क्लोज्ड इंटरवल बी, तो कब होगा वो, जब वो x इक्वल टू बी पर कॉन्टिन्यूस हो। अच्छा यहां पर आप देखना, यहां पर आप एक सेकंड इसके अंदर, हाँ एक तो इट इज कॉन्टिन्यूस इन द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में तो होना ही होना है, ठीक है। और यहां पे ना इसको चेंज करना पड़ेगा, ये इंटरवल आपका ना गलत हो गया, एक मिनट, ये इंटरवल हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहां पर a, b अगर आप ले रहे हो, अगर आप कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द राइट लिखा हुआ है, मैंने एक्चुअली थ्योरी यहां पे पहले लिख दी थी, तो कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द राइट अगर आप ले रहे हो तो राइट से आपका क्या होगा, राइट से आप इसमें b से मूव कर पा रहे हो तो b पे आपका होना चाहिए, ठीक है, b पे ही होना चाहिए, ये लो b पे ही होना चाहिए, क्योंकि आप b में राइट की तरफ से मूव कर पा रहे हो, है ना, लेफ्ट से तो आप मूव नहीं कर रहे। तो आपकी यहां पे क्वांटिटी किस पे होगी, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू b शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट b,
सेम है बच्चों, मतलब वही कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें। हमने बी पर देखा तो था, बी पर जब हमने ये भी तो लिया था, बी पर हमने बात की थी, यहां पे ए से लेफ्ट हैंड लिमिट ली थी और बी से हमने राइट हैंड लिमिट ली थी, है ना, तो वही सेम पैटर्न ही तो है। अच्छा नीचे वाले में अगर आप बात करोगे, यहां पे क्लोज्ड इंटरवल ए पर आ गया, ठीक है, तो यहां पर ये यही चीज गलत है, यहां पे लेफ्ट आएगा, यहां पे लेफ्ट आएगा, ठीक है। यहां पे इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, रुको, इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं कि अगर आप यहां पे ए से देख रहे हो, ए लेफ्ट में है ना, तो इसका आप राइट देखोगे, अगर बी पे देख रहे हो तो इसका आप लेफ्ट देखोगे, ठीक है। तो यहां पे आप बी पर लेफ्ट से अप्रोच कर पा रहे हो, ठीक है, राइट से नहीं आ पा रहे। और इसमें आप कैसे आओगे, इसमें आप राइट से अप्रोच कर सकते हो ए की तरफ, है ना। यहां पे देखो, इस बार अगर ए इंक्लूड हो रहा है, आपका ए इंक्लूड हो रहा है, तो आप राइट से अप्रोच कर पा रहे हो ए की तरफ, लेफ्ट से थोड़ी आ पाओगे। तो इसमें आप क्या लिखोगे, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका RHL एट x इज इक्वल टू a इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट ए। एक्चुअल में यहां पे गड़बड़ हो गई थी, है ना, यहां पे गड़बड़ हो गई थी, तो सारा वहां पे मैटर खराब हो गया। वापस समझ लो, बी पे क्लोज लगा था, तो आप बी पे देख लो ना, कहां से मूव कर पा रहे हो आप, लेफ्ट से मूव कर पा रहे हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू b विल बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट b। अच्छा इसमें ए पर कैसे मूव कर पा रहे हो, ए पर आप राइट से मूव कर पा रहे हो, तो राइट पे देखोगे बस। अच्छा ओपन इंटरवल पे होना तो जरूरी है, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन पे अगर आप आ रहे हो तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। इसमें अगर ये इंटरवल दिया है तो आप बी पे देखोगे कॉन्टिन्यूटी, अगर ये इंटरवल दिया है ए पे क्लोज्ड है तो आप ए पे देखोगे, मतलब जो इंक्लूड हो रहा है उस पॉइंट पे चेक कर लो आप, राइट कॉन्टिन्यूटी या लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, तो ये यहां पे हम इसको बेटर वे में लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट है, और यहां पे फ्रॉम राइट है। चलो, तो ओपन इंटरवल क्लियर, क्लोज्ड इंटरवल क्लियर, और सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये पूरा एक टेबल है बच्चों जो बहुत हेल्प करता है आपको, आप डायरेक्टली इसके अंदर फंक्शंस को देख के कॉन्टिन्यूटी जज कर पाते हो, ठीक है। मैं इसका आपको इंटरवल बता देता हूं, बहुत सारे आपको खुद ही पता होगे, ठीक है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपके पास पूरी लिस्ट एक जगह पे आपके पास तैयार हो जाएगी। अच्छा आपको बोला कि जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन है, ये सारे एलिमेंट्री फंक्शन है, तो ये अपने ना डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो इन सबके डोमेन कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर आप समझते हो ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई भी वैल्यू, ठीक है। ध्यान से समझना, आगे ये टेबल के बाद आपके आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको जल्दी जल्दी निपटा दे, अगेन इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर, क्योंकि हर जगह पे डिफाइंड है ये, ठीक है। x की पावर n, ये भी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन x की पावर -n आ जाएगा, तो x की पावर -n का मतलब क्या हो गया, 1 में x की पावर n, तो हम इसमें x को 0 नहीं ले सकते, तो यहां पे क्या आएगा, रियल नंबर माइनस में 0, आप 0 नहीं ले सकते। अच्छा मोड x माइनस a, आपका जो मॉडुलस फंक्शन है, x की कोई भी वैल्यू ले लो, इट विल बी डिफाइंड, तो सारे रियल नंबर, ठीक है। px ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल फंक्शन भी एवरी अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, मतलब फॉर ऑल रियल नंबर, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा यहां पे अब देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशो आ गया, मतलब इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में px बाय qx है, तो यहां पे qx और px दोनों ही पॉलिनोमियल है इन x, तो होना तो ये क्या चाहिए कि भाई सारे रियल नंबर, लेकिन इसमें आप वो माइनस कर दोगे x जिस पर आपका qx 0 हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कह रहा है आप x की वो वैल्यूज माइनस कर देना पूरे रियल नंबर में से जहां पे qx आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक। आगे sin x रियल नंबर, cos x रियल नंबर, tan x क्या होता है, कह रहा है सारे रियल नंबर, लेकिन इसमें आप क्या माइनस करोगे, x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल है ये, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी पढ़ा हुआ है, कुछ नया तो मैं नहीं बता रहा, बस ये है कि आपको लिस्ट मिल गई सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एक साथ, ठीक है। तो यहां पे ये 2n+1 है, इसको
दोबारा लिख देता हूं मैं 2n+1, ठीक है, π/2। अब क्लियर है, 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मेरा tan x नॉट डिफाइंड होता है तो मैं वो वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। cot x की बात करूं, सारे रियल नंबर, लेकिन इसमें x की ऐसी कुछ वैल्यूज है जो डिफाइंड नहीं कराती cot x को, वो n π होती है बच्चों, पता होगा आपको n π, ठीक है। cot x आपका n π पर डिफाइंड नहीं होता तो उस पर कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ही थी। अच्छा sec x की बात करें, 12th नंबर आपका sec x है, नंबर से नंबर टैली कर लेना आप, इसमें भी सारे रियल नंबर, लेकिन sec x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं होता तो उसको हम नहीं ले सकते। फिर आपके पास cosec x है, वो आपका n π पे डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा e⁻x सबसे शरीफ फंक्शन है, ठीक है, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, काफी सारा सिलेबस आप कवर कर चुके होगे 12th का, ना इसे डिफरेंशिएशन में फर्क पड़ता है, ना इंटीग्रेशन में फर्क पड़ता है, इसके डोमेन को भी किसी से कोई लेने देना नहीं है, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। सबसे शरीफ फंक्शन है मैथ्स का ये log ex, ये पॉजिटिव रियल नंबर जिसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं होता, log 0 नॉट डिफाइंड होता है टू द बेस एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ई बेस पे अगर आप log 0 देखोगे तो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में हम ले सकते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मैंने आपके सारे इंटरवल बता दिए जहां पे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो अभी तक आपका मैंने ओपन इंटरवल क्लियर कर दिया, ओपन इंटरवल में कोई डाउट नहीं है, बीच में कोई भी पॉइंट ले लो उस पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में ओपन इंटरवल की कंडीशन आपकी वैलिड होगी, ए पॉइंट पे आप राइट कॉन्टिन्यूस देखोगे और बी पॉइंट पे आप क्या करोगे, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस देख लोगे, तो ये आपका पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल दोनों के, ठीक है। फिर हमने सेमी ओपन सेमी क्लोज पढ़ लिया, यहाँ पे सेमी ओपन सेमी क्लोज देख लिया, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, उसको हमने करेक्ट कर लिया, और आप प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है, एंड पॉइंट्स पे देखना जरूरी होता है इसमें। फाइनली लिस्ट हमें मिल गई, अब इनके थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अब थोड़ा सा मजा आएगा, क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। चलो बच्चों आगे देखते हैं, कह रहे क्वांटिटी आप चेक करो फंक्शन की। अच्छा ये क्वांटिटी चेक करने की बात कर रहा है तो ये तो px/qx की फॉर्म बन गई। अच्छा px इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो px तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा qx इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो qx भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, लेकिन मैं x की वो वैल्यूज नहीं ले सकता जिसपे मेरा qx 0 हो जाएगा। तो मतलब सारा मेरा कंसर्न कहां पर है, qx पे, qx को देखना है कि qx की वैल्यू कहीं पे 0 तो नहीं हो रही। अब ऐसा एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा डर लगता है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहां पे थोड़ा सा टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको लगाने पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है कि 9th क्लास आप लोग पास हो, आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से आती है, आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, देन आपने 4 को कंसिडर किया, 2 का स्क्वायर लिखा, फिर और स्क्वायर की वैल्यू क्या बन सकती है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, है ना। अब एक स्क्वायर की टर्म और दिख रही है 8x स्क्वायर, लेकिन 8x स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, लेकिन 8x स्क्वायर का एक पार्ट, 8x स्क्वायर का एक पार्ट अगर मैं इसको 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कंसिडर कर लूं और एक पार्ट अगर मैं यहां पे ले लूं बच्चों, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, वो बना रहा है 2x का होल स्क्वायर। तो अब आप शायद समझ पा रहे होगे कि मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के आगे क्या होगा बच्चों, 2a मैंने x स्क्वायर ले लिया, b मैंने 2 ले लिया, 2ab, नेक्स्ट टर्म 2bc, 2b आपके पास क्या है 2 है और c आपके पास क्या है 2x है, प्लस 2ca, 2x और x स्क्वायर। जो रिमेनिंग टर्म्स आप वेरीफाई कर लो, एक टर्म आपकी 4x स्क्वायर बन रही है, रिमेनिंग 4x स्क्वायर, एक टर्म आपकी 8x बन रही है और एक टर्म आपकी 4x क्यूब बन रही है। तो एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन था वो हमने क्रैक कर लिया। अब अच्छा ये 2 है, कंफ्यूज मत होना, ये होगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अरे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबको आता है, फॉर्मूला हमने बंद कर दिया। अच्छा इसके अंदर भी वर्किंग हो सकती है, इसके अंदर वर्किंग क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे भाई क्यों करा, बेनिफिट होगा ना, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, यहां पे ये प्लस 1 है और ये पूरा होल स्क्वायर। क्या ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है,
क्या ये वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? मैं वो x की वैल्यू ढूंढना चाह रहा था जिसपे मेरा जो डिनोमिनेटर है दैट इज qx विल बिकम जीरो। अरे एक्सप्रेशन कभी जीरो होगा ही नहीं, क्यों? ये वैल्यू आपकी कभी नेगेटिव होगी नहीं क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर में अगर आप कुछ प्लस कर रहे हो 1 वो भी, तो ऑब्वियसली ये आपका पॉजिटिव आंसर देगा और स्क्वायर होके वो वैल्यू और बढ़ जाएगी, मतलब इट विल नेवर बी जीरो। तो ये पॉजिटिव आ गया तो हमें x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल पाई जिसपे qx जीरो आ रहा है। तो दैट मींस मेरे पास अगर मेरा जो fx दिया हुआ है जो px बाय qx की फॉर्म में है, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो समझ आया आपको किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को? आप पहले आइडेंटिफाई करो लिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का बेनिफिट क्या था, आपको पता चल गया अलजेब्रिक अपॉन अलजेब्रिक की बात कर रहा है ये, तो उसमें हमने डिनोमिनेटर पे काम करना शुरू किया। अच्छा, बिल्कुल ही आपको हलवा क्वेश्चन तो देगा नहीं, आपको कुछ तो सॉल्व करने के लिए देगा ना, तो आपने क्या करा, वो जो बेसिक 9th में हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का आ गया। अभी हमने बात कर ली साइन एक्स कॉस एक्स, भाई ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल आर, है ना, साइन एक्स और कॉस एक्स, और वही तो हमें क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके दिया उसने। अच्छा, न्यूमरेटर की कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर में आपका साइन क्यूब एक्स है विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल आर, cos square x है will be continuous for all r, it is a constant function, one is a constant function continuous for all r मतलब रियल नंबर। दिक्कत है सिर्फ इस डिनोमिनेटर से, अगर डिनोमिनेटर पे जीरो आ गया तो मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और फंक्शन नॉट डिफाइंड आने का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्लियर है ना? लास्ट क्लास में यही सब बातें की थी, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं। तो हम यहां पे चेक करेंगे कि ये डी आर ये जीरो कब होगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये आपके लिए सॉल्विंग, आपने 4 cos x को इधर रखा, 2 को उधर भेजा, cos x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2/4 विच इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। यहां पे कितना आ गया, यह आ गया cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। अब आपके 11th के क्रम सामने आने वाले हैं, आपको दिख रहा है cos x इक्वल टू cos y, cos x इक्वल टू cos y, तो इसका जनरल सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं फिर भी आपको सपोर्ट करने के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, मे भी आपको याद हो, बहुत अच्छी बात है, याद है। अगर इन केस अगर याद नहीं है तो बच्चों ये होता था जनरल सॉल्यूशन का ना फॉर्मूला, अगर आपका cos x इक्वल टू cos y है तो उसमें x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता था आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको अगर हम अप्लाई करें cos x इक्वल टू cos y इज π/3, तो मेरे पास x की वैल्यू कौन सी आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कह रहा है x की इन वैल्यूज पे ना, x की इन वैल्यूज पे मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, x की इन वैल्यूज पे मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो मैं ये वैल्यूज नहीं ले सकता। अच्छा, इनके अलावा मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में आप z लिखो i लिखो, एक ही बात है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है आपको, अप्लाई कैसे कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया, आपने कुछ बेसिक फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर लिया। चलो आगे देखते हैं। अरे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला आपको। देखो, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन कभी भी यूज करेगा ना तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। तो देखो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया, यहाँ पे ये जो साइन बना दिया, कह रहा है इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता था, जो 0 और 1 के बीच में होगा, जहां पे 0 इंक्लूड हो सकता है बट 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये बात कर चुके हम। अच्छा, दूसरा सिग्नम SGN तो दिख ही रहा है, सिग्नम होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसने इसके बारे में मेंशन नहीं करा, ये मैं बता देता हूँ, ये भी मेंशन करेगा कि ये GIF रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमेशा ये मेंशन करेगा जो भी फंक्शन यूज करेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम की तो चलो बेसिक नोटेशन है SGN या SGM, कुछ भी लिखा हो सकता है। इनकी कॉन्टिन्यूटी को अगर आपको डिस्कस करना है बच्चों ऐसे, जहां पे डेफिनेशन ही चेंज हो रही है 1 पर, कह रहा है पहले 2 पॉइंट पकड़ लो, ये 2 पॉइंट रट लेना, समझ लो और फिर रट लेना। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस लाइक, कह रहा है फ्रैक्शनल फंक्शन
अगर fx का अगर मैं फ्रैक्शनल फंक्शन ले रहा हूं या fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहा हूं, तो कह रहा है इन दोनों फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी कहां पे चेक करनी है, जहां पे मेरा fx एक इंटीजर बन जाए, i मतलब इंटीजर बन जाए। दोबारा, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन जब आपके सामने क्वेश्चन में आता है तो आप कॉन्टिन्यूटी कहां चेक करोगे, उन पॉइंट्स पे चेक करोगे बच्चों जहां पे मेरे fx i मतलब इंटीजर बन जाए। पहला पॉइंट क्लियर, अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी आप पॉइंट को पकड़ लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, sg एंड fx, सिग्नम फंक्शन अगर मैं fx कर लेता हूं तो उसमें कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करेंगे, जहां पे मेरा fx जीरो बन रहा है। ये तो बहुत ईजी पॉइंट है, अरे fx को जीरो बनाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। fx मुझे दो फॉर्म में दिया हुआ है, एक में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, एक में फ्रैक्शनल फंक्शन के साथ सिग्नम फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है। अच्छा, इंटरवल किस तरह से दिया हुआ है, आपको बोला है 0 से 1 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में, तो मतलब मेरे पास ना एक इंटरवल प्रॉपर 0 से 2 तो दिख ही रहा है, जिसमें देखो कॉन्टिन्यूटी अगर मुझे चेक करनी है। अब देखना, ये सॉल्यूशन लिखने की कोशिश कर रहा था मैं यहाँ पे। पहला पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी आपकी कहां पे चेक होगी, कॉन्टिन्यूटी शुड बी चेक्ड, फर्स्ट पॉइंट में लिख के दे रहा हूं आपको, चेक्ड एट एंड पॉइंट्स। अच्छा, इसमें एंड पॉइंट्स कौन कौन से हो गए बच्चों, x की वैल्यू 0, 1 और 2, x की वैल्यू 0, 1 और 2। देखो ना, एंड पॉइंट 0 है, फिर 1 हो गया, एक ही हो गया, एंड पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूटी चेक मतलब करनी पड़ती है। अच्छा, इनको ना सस्पिशियस पॉइंट बोलते हैं। सस्पिशियस पॉइंट मतलब आपको चेक करना है कि इन पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि देखो मैं बात कर रहा हूं ना इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है, तो कितने पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो, पॉसिबल थोड़ी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बनते हैं आपके लिए, है ना। अगर मैं 1 और 2 के बीच में बात करूं तो 1.1, 1.2 कितने भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो हमें कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है, उसके लिए दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में, एक जहां पे मेरा फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर ले और एक जहां पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो, ठीक है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में जहां पे हमारे पास स्पेशल फंक्शन आ गए, उनमें ये दो पॉइंट हमें हेल्प करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल तो लगा ही दो ना, कि जितने भी एंड पॉइंट आपको दिख रहे हैं उन पे एक तो चेक होगी, 0 टू एंड पॉइंट है मेरे, देखो ए और बी की तरह आ गए। अच्छा, 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो 1 पे भी चेक होगा। तो ये दो सस्पिशियस पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में वो मैटर नहीं करता, इसमें वो आपसे बस पूछ रहा है कि भाई कहां कहां पे चेक करनी है, पॉइंट मुझे बताओ, चेक करने के लिए नहीं बोल रहा। चलो, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा इजी वाला पॉइंट मैं कंसिडर करता हूं, कह रहा है सिग्नम वाला सबसे इजी है। कह रहा है सिग्नम का जो अंदर का फंक्शन है ना, अगर वो 0 हो जाए तो वहां से जो पॉइंट मिलेगा उस पर कॉन्टिन्यूटी जरूर चेक करेंगे। तो सिग्नम ये रहा, तो उसका सिग्नम बच्चों देखना, सिग्नम मेरे पास क्या है, x माइनस 5/4। सिग्नम फंक्शन पता होना चाहिए आपको। x माइनस 5/4 अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू आपकी 5/4 आ गई। तो इस पे भी, ये भी मेरा SP है, SP मतलब सस्पिशियस पॉइंट, यहां पे मुझे क्वांटिटी चेक करने की जरूरत है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा यूज हो भी गया। चलो, एक पॉइंट और मिल गया, और ये पॉइंट इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, 5/4 आ रहा है ना, 1.25। अच्छा, तीसरा देखिए, अब मेरे पास देखो दो चीजें हैं। यहां पे कह रहा है इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूं sin पाई x, तो मेरे पास बात क्या हुई है कि भाई fx के अराउंड अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो तुम x की वो वैल्यू लेना जहां पे मेरा fx इंटीजर बन रहा है। अच्छा, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि sin पाई x तो 0 और 1 के बीच में ही तो डिफाइंड है, मतलब ये हमारे पास x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले सकते हैं, जिसमें 1 भी नहीं ले सकते। तो इसके बीच में मैं x की कौन सी वैल्यू लूं, मैं x की कौन सी वैल्यू लूं जिसपे ये पूरा फंक्शन मेरा इंटीजर बन जाए। देखो लिखा था ना कि fx इंटीजर बन जाए। तो कह रहा है यार 0 पे, अच्छा तुम बोलोगे क्या 0 ले लो, सही कह रहे हो, x 0 लोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये इंटीजर है। लेकिन बच्चों 0 तो ले चुका हूं ना मैं, वो तो रिपीट हो रहा है। और कोई वैल्यू आगे की बात करो, x की वैल्यू हाफ ले लो, तो साइन क्या बन गया, π/2। x की वैल्यू मैंने हाफ रखी, π/2, कह रहा 1 आ गया, इट बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत बढ़िया, 1/2 भी ले लोगे आप, और 1/2 इसके बीच में तो आ रहा है, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट इसी थर्ड पॉइंट के अंदर मुझे किसको चेक करना है, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x माइनस 2/3। अच्छा, x माइनस 2/3 का फ्रैक्शनल फंक्शन मुझे चेक करना है कि ये इंटीजर कब बनेगा। अच्छा, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या बच्चों,
इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि भाई ये 1 और 2 के बीच में चेक कर सकते हो बस में, मेरा जो x आएगा 1 और 2 के बीच में हो सकता है। तो इसमें सुनना बच्चों ध्यान से कि x माइनस 2/3 इंटीजर किस पे बनेगा, x की कौन सी वैल्यू लूं मैं। देखो इंटीजर बनने का मतलब यहां पे किसी तरह से अपॉन में अगर 3 आता है, अपॉन में 3 आता है तो हाँ एलसीएम लेके कुछ वैल्यू माइनस होके आपका इंटीजर बन सकता है। तो एक जो हिट एंड ट्रायल अगर मैं बात करूं, x की वैल्यू अगर मैं 5/3 ले लूं, x की वैल्यू अगर मैं 5/3 ले लूं बच्चों, तो क्या होगा 5/3 माइनस 2/3 विल गिव यू 3/3 इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 5/3 अगर मैं ले रहा हूं, 5/3 आपका 1.6 समथिंग बन रहा है ना, 1.67 आ रहा है। तो उस केस में अगर आप बात कर रहे हो तो आपका इंटीजर मिल रहा है आपको, ये जो fx आपका इंटीजर बन रहा है। तो फाइनली सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन से हो गए, r 0 था, ठीक है 0 था, आपका 1/2 है, ठीक है, और फिर आपका ये कितना हो गया, हमने 5/3 लिया तो ये आगे जाएगा 1, फिर आपके पास 5/3 है, 5/4 है, ये आगे पीछे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 2, ठीक है, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, सारे पॉइंट मैंने लिख दिए, 5/3 5/4 इंटरचेंज कर लेना। तो ये मतलब एक अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपका आपने समझ लिया। ये 2 पॉइंट पकड़ लेना बच्चों, बहुत जगह हेल्प मिलती है ये अगर 2 पॉइंट आपको याद हो तो, ठीक है, क्लियर हुआ, बड़े आगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं सारे आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपको कोई और कंसल्ट कुछ ना करना पड़े, ठीक है। मतलब ये आपका पूरा एक पैकेज है, 4 लेक्चर आपको कॉन्टिन्यूटी के मैंने दिए हैं, उसमें बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ कोई एक वर्कशीट उठा के प्रैक्टिस कर लेना कोई भी रेफरेंस बुक से, ठीक है। तो अगर हम इसके आगे बात करें, कह रहा है इस बार पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, मतलब वही आपको चेक नहीं करना, आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो जितने पॉइंट्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं उनको अप्लाई करते हैं। कह रहा है fx का डिनोमिनेटर 0 में नहीं ले सकता क्योंकि उसमें मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वही सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर को अगर मैं लेता हूं बच्चों, ये 0 कब होगा, 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो sin x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। ये किस पे होता है, sin π/6 पे। अच्छा फिर वही वाली बात आपको बोला है 11th पीछा नहीं छोड़ेगी। इसमें जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा जो यूज हो रहा है ना प्रीवियस वाला वो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बता ही रहा हूं, पर अब ध्यान रखना कम से कम, अगर इनकेस अगर आपको इसमें डाउट था और क्लियर था तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें x की वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n, y की जगह π/6 ले लोगे, मल्टीप्लीकेशन में ये n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिर्फ इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट एक बार ट्राई करोगे, बी पार्ट देखो एक बार ट्राई करके। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो, मैं इसको वेरीफाई करवा देता हूं आपको। मोड आ गया, अच्छा मॉड्यूलस फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज कर सकते हैं हम। उसके लिए क्या कर रहा हूं मैंने, इसके ऊपर मोड पूरे के ऊपर कंसिडर कर सकता हूं क्योंकि देखो ना स्क्वायर लगा हुआ है x के ऊपर, तो मोड x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो मैं x स्क्वायर लूँ या मोड x का स्क्वायर लूँ, मतलब सेम थिंग है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फैक्टराइज किया हमने इसको, फैक्टराइज किया हमने इसको, फैक्टराइज किया, मतलब ये वैसे करके दिखाना नहीं चाहिए पर बहुत बेसिक सा स्टेप है, मैंने कर दिया फिर भी एक बार ना। यहाँ पे मोड x -2 और मोड x -1, आपके 2 फैक्टर बन गए। अच्छा ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इनको अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं तो मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। तो एक बार आ गया मोड x -2 इक्वल टू 0 है ना, और एक बार आ गया मोड x -1 इक्वल टू 0, एक बार मोड x इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, और एक बार x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में 2, यहां पे x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में 1। ठीक है, तो मेरे पास fx सब जगह कॉन्टिन्यूस होगा, सब जगह, पर इन 4 वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्योंकि इन 4 वैल्यूज की वजह से क्या होगा, मेरा डिनोमिनेटर
अनडिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो हम वो पॉइंट नहीं ले सकते जहां पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x की वैल्यू ±1 और ±2। इन पॉइंट्स पे मैं फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड देख पा रहा हूं, तो मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, ये आप पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। इसमें कंडीशन तो वही लगेगी, कंडीशन वही है कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये 0 कब होगा? अब इसमें अगर ये 1 माइनस ई की पावर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये x माइनस 2 लिखा है, ठीक है बच्चों। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, ये 1 बनाने के लिए ये हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे सीख लिया था, e रेज़ टू पावर 0 से कंपेयर कर सकता हूं। अच्छा, तो x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो, इसको अभी हम डील करते हैं। x माइनस 2 हमारा 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे क्या होगा, यहां पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और दूसरा x माइनस 1 भी 0 नहीं हो सकता, तो यहां पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। और दूसरा, बट ये तो पहले ही लिख के रख लो चाहे तुम अपने पास, कि x माइनस 2 0 नहीं हो सकता, मतलब x माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 अगर फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। और सिमिलरली यहां पे जो x की वैल्यू 1 आई है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। मैं अब दूसरे मतलब अप्रोच से आपको बता रहा हूं कि x की वैल्यू 1 नहीं ले सकता, x की वैल्यू 2 नहीं ले सकता, उस पे दोनों केसेस में मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, ठीक है। यहां पे हम इक्वालिटी में चल रहे थे, यहां पे आपका इनइक्वालिटी पे आ गए। इनइक्वालिटी का मतलब आप कह सकते हो नॉट इक्वल टू पे आ गए। बात तो एक ही है, इसमें लिखना तो आप समझ ही जाओगे कि आप लिखोगे fx इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है बच्चों। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बात एक ही है कि fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। और ऑब्वियसली ना बच्चों, जिस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है वो पॉइंट आप ले थोड़ी सकते हो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो यहां पे हम नॉट इक्वल टू करके भी शो कर सकते थे, ठीक है, समझ आया। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के क्वेश्चन हमने कुछ कर लिए इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, तो आगे देखते हैं। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी का लास्ट टॉपिक है कॉम्पोजिट फंक्शन। हमने फंक्शंस में पढ़ा था लास्ट ईयर, है ना, फंक्शंस में पढ़ा था। पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा मैं आपको कह रहा है एक जो फंक्शन है, ये एक बेसिक सी थ्योरम है, कह रहा है एक फंक्शन है, उसमें ना हमने 2 या 3 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लिए, 2 या 3 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लिया, f1 f2 f3, ये सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कह रहा अगर मैं इनकी कंपोजिशन ले लूं तो कह रहा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगी। अच्छा, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस मैं ले सकता हूं इसमें, कि मान लो मेरा f1 और f2 दोनों कॉन्टिन्यूअस है। f1 मैं छोटे एग्जांपल से बात करते हैं, f1x और f2x ये दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, दोनों। तो मैं अगर f1 कंपोजिशन ये होता था ना, अगर मैं f1 f2x कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, तो वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, वो ये कहना चाह रहा है आपका, ठीक है। अच्छा, ये जो थ्योरम 2 है, ये असली चीज है, कॉम्पोजिट फंक्शन की असली प्रॉपर्टी ये है। वो तो बेसिक थ्योरी की डेफिनेशन थी, हो गई। इसको जरा समझने की कोशिश करो। कह रहा है 2 फंक्शन है हमारे पास, fx और gx। जो fx है वो किसी एक पर्टिकुलर a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, हमें दिया होगा या हमें ढूंढना होगा। fx का कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट यहां पे होना तुम्हारे पास बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं जो gx होगा ना, वो कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू फंक्शन एट a पे। मतलब ये जो a पॉइंट आपको मिल गया ना, a पॉइंट आपने उठा के फंक्शन में रखा, तो कह रहा है ये जो वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू जो आएगी gx उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। समझे? fx क्या कह रहे हैं, fx किस पे कॉन्टिन्यूअस था, a पे। अच्छा, gx किस पे कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन एट a पे। अगर ये 2 चीजें वेरीफाई हो गई बच्चों, तो तुम्हारा कंपोजिशन किसका, गोफ ऑफ x, कह रहा है a पे कॉन्टिन्यूअस होगा भाई, a पे कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, चेन रूल फॉर कॉन्टिन्यूटी। बहुत ही बढ़िया चीज, कॉन्टिन्यूटी का चेन रूल बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। कि देखो ना,
चेन बनी हुई है ना, ए पे जो डिफाइंड था उस पे मैंने फंक्शन एट ए की वैल्यू निकाली और फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करी, तो उनका दोनों का कॉम्पोजिशन, अच्छा जी ओ एफ वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अगर इसी को आप उल्टा कर दो, इधर जी एक्स कर दो, इधर जी एट ए कर दो, उधर एफ एक्स कर दो, तो एफ ओ जी कॉन्टिन्यूस होगा, है ना, वाइस वर्सा। वो तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेशन क्लियर? तो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं चीजों को, बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से समझोगे। अच्छा करें अब आगे, कह रहे साइन एक्स एक फंक्शन है, दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। एक्चुअली साइन एक्स तो सब रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है ना, यहां पे कह रहा है पर्टिकुलर एक पॉइंट दे दिया एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। अच्छा तो ये तो वो वाली बात नहीं हो गई कि जो एफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ये तो वो वाली बात हो गई। तो कह रहा है जो जी एक्स है वो किस पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कह रहा है पहले फंक्शन एट ए निकाल तो लो, ये ए हो गया ना, कह रहा है फंक्शन एट पाई बाय 2 क्या दिखेगा आपको, फंक्शन एट पाई बाय 2 क्या होगा, साइन पाई बाय 2, वो वैल्यू कितनी है 1, बात समझ आई, साइन पाई बाय 2। तो अब ये जी एक्स पे फोकस करना, जी एक्स पे फोकस करो, 1 वाला इंडिकेटेड पॉइंट है, 1 वाला इंडिकेटेड पॉइंट। तो कह रहा है 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 1 अगर रखते हो 0 आ रही है, 1 पे राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, ये राइट हैंड लिमिट के लिए काम होगा ना, अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो वो आपका 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो वो आपका 0 आ रहा है, फंक्शन एट 1 निकाल के देख लो वो भी 0 आ रहा है। मतलब हमारा जो gx है वो किस पे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है 1 पे, और 1 है क्या, फंक्शन एट a, मतलब फंक्शन एट पाई बाय 2, लिंकअप हो रहा है चीजों का। एफ एक्स हमारा इस a पे कॉन्टिन्यूस था, अच्छा gx हमारा फंक्शन एट a पे कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर g ऑफ f इज CTS लिख दिया शॉर्ट में, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a मेरा पाई बाय 2 था। ये एप्लीकेशन है इसकी, समझो जरा, समझो, देखो एक बार दोबारा देख लो, फंक्शन मेरा पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूस था fx, तो gx किस पे कॉन्टिन्यूस होगा, जब मैं पाई बाय 2 इसमें रख दूंगा 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो कह रहा है उसका g ऑफ f कॉन्टिन्यूस होगा पाई बाय 2 पे। क्लियर? ठीक है, सेकंड एग्जांपल और ज्यादा इजी है, इसमें तो कुछ वर्किंग करनी ही नहीं है। कह रहा है यार ये जो एक्सप्रेशन है, ये देखो, ये px बाय qx वाली फॉर्म ले रहा हूं, जिसमें px में एक बार अलजेब्रिक है और एक बार आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा ये कभी 0 होगा ही नहीं, x स्क्वायर प्लस 2 कैन नॉट बी 0। ठीक है, फॉर ऑल x ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो कह रहा px बाय qx कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल x। फॉर ऑल x का मतलब सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, fx आपका कॉन्टिन्यूस है सब पर। अच्छा gx मॉड्यूलस फंक्शन दे दिया, मॉड्यूलस फंक्शन बताया था ना आपको, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, मान लो किसी एक नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, मान लो किसी एक नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, वो a वैल्यू ली मैंने, अच्छा a वैल्यू मैंने यहां पे रखी, तो मुझे फंक्शन एट a की वैल्यू जो भी आएगी वो वाली वैल्यू इसमें अगर मैं पुट करता हूं, ठीक है, तो उस पर भी तो कॉन्टिन्यूस होगा मेरा gx, क्योंकि बात हमारी ये हो गई है कि fx भी हर जगह कॉन्टिन्यूस है और gx भी हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो इस बेसिस पे अगर मैं गोफ ऑफ x निकालता हूं बच्चों, गोफ ऑफ x का मतलब क्या हो गया, आपको करके दिखाता हूं, g ऑफ fx, ठीक है, आपको याद आ जाएगा fx की वैल्यू कितनी है, ये छोटी सी वैल्यू x sin x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और अब मैं इसमें अगर x की जगह रिप्लेस करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, x sin x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये सब रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है हमारा, मतलब इसमें मैंने गोफ एक अलग तरह का फंक्शन डिफाइन करा, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन जो हमें पता था कि गोफ डिफाइन होगा। अगर मैं दो डेफिनेशन अप्लाई करूं कि फंक्शन मेरा a पे कॉन्टिन्यूस है, gx मेरा फंक्शन एट a पे कॉन्टिन्यूस है, तो g ऑफ f भी a पे कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, जो a की बात है यहाँ पे सारे ही आ गए ना नंबर, तो एक a की क्या बात कर रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि ये दो चीजें दे देगा आपको कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो 4 ऑप्शन दिए हो गया आपको, इस तरह के 4 ऑप्शन हो गया अलग अलग, है ना, तो आपको चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन वैलिड है इसमें। क्लियर? तो कॉम्पोजिट फंक्शन का ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और आपका ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो गया। अच्छा, निपटाते हैं इसको। nth रूट ऑफ द फंक्शन, nth रूट आपको बनाना आता है। कह रहे ये कॉन्टिन्यूस होगा अगर हमारा जो n है ना वो ऑड होगा।
बिना कोई टेंशन के अगर मुझे ये दे दिया क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, तो ये अगर ओड है ना, 5 है 7 है, कह रहे हैं फंक्शन मेरा nth रूट जो होगा फंक्शन का हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा अगर n मेरा ओड है। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, दूसरी पॉसिबिलिटी में कह रहा है कि ये एक बार फिर कॉन्टिन्यूस हो सकता है, कब? जब तुम्हारा ये जो अंदर का जो फंक्शन है ना, अगर वो पॉजिटिव है, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, या जीरो है, तो कह रहा है अगर उस केस में n तुम्हारा इवन भी है ना, n तुम्हारा इवन भी है तो भी कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब अल्टीमेटली ना ये ओड इवन दोनों पे ही वैलिड रहता है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू अगर यहाँ पे इवन वैल्यू 2 है 4 है तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ओड है तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ना हो तो भी ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट क्या है कि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है और यहां पे इवन है तो नहीं होगा कॉन्टिन्यूस वो। फाइनलाइज, अगर अंदर कुछ भी हो पावर ओड है कॉन्टिन्यूस होगा, अंदर पॉजिटिव है और पावर इवन है तो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। चलो बस किसी भी तरह से समझो, पॉइंट्स को ध्यान रखना। इसकी बात करते हैं, पावर आ गई, रैशनल वाली पावर आ गई, आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तो हमें दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर तो आपका हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो इसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये भी वैसा वैसे ही है, x² + 2x + 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 1 + 1 लिख सकता हूं, और फिर ये बन जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर, या आपका x + 1 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, और +1 ये भी पॉजिटिव है, ये हर जगह डिफाइंड है ना, ये हर जगह डिफाइंड एवरीवेयर। अगर ये हर जगह डिफाइंड है तो x - 7 तो पहले से डिफाइंड था, तो आप क्या लिखोगे, x - 7 और x² + 2x + 2। अच्छा, इसका स्क्वायर भी अगर मैं ऐसे ले लूं तो कह रहा है ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूस होने का मतलब यार ये पॉजिटिव आ रहा है ना, देखो ये डिफाइंड तो है ही, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, ऊपर वाली की वैल्यू पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, नीचे वाली की तो पॉजिटिव आ ही रही है, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब तो कहता है कि भाई पावर ओड हो इवन हो, देखो ना, इसको gx मैंने यहां पे क्या ले लिया, gx मुझे क्या दिख रहा है, x - 7 अपॉन में x² + 2x + 2, उसका स्क्वायर और फिर पावर 1/3, पावर ओड है, अंदर कुछ भी हो, जबकि मुझे तो पॉजिटिव मिल गया। इस केस में तो अगर पावर मेरी इवन भी होती, अंदर पॉजिटिव है, पावर इवन है तो भी कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, अंदर वाली वैल्यू कुछ भी हो और अगर पावर ओड है तो कॉन्टिन्यूस है। आप क्या लिखोगे, CTS एवरीवेयर फॉर ऑल x, ठीक है, फॉर ऑल x आप लिख सकते हो इसमें, समझ आया। तो ये भी एक nth रूल आपको मतलब बहुत रेयरली मिलेगा आपको ये नोट्स में, आपको मैंने बता दिया। तो हर तरह के फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट जो कॉम्पोजिट फंक्शन हमने पढ़ा है, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ऑलमोस्ट हर रेफरेंस बुक में मिलेगा, ये हर रेफरेंस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जब आप उठाओगे मेंस के, बहुत बार आ चुका है, कहीं ना कहीं घूम फिर के इसी कॉन्सेप्ट को वो यूज करवाता है बार बार। आपको y एक फंक्शन दिया इन टर्म्स ऑफ u, वेयर u दे दिया इन टर्म्स ऑफ x, तो यहां पे u दिया हुआ है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में x - 1। क्वेश्चन में कह रहा है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताओ, तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने का मतलब तुम वो ढूंढो जहां पे फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है। तो यहां पे ये जो u की वैल्यू है विच इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, ये अनडिफाइंड कहां पे है, इज अनडिफाइंड एट 1, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, एट x इज इक्वल टू 1। मुझे एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मिल भी गया, क्योंकि x इक्वल टू 1 अगर मैं लेता हूं तो मेरा ये u डिफाइंड नहीं है, जब u डिफाइंड नहीं है तो भाई y कहां से होगा डिफाइंड, और जब y डिफाइंड नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। चलो, अब y इक्वल टू GU की बात अगर मैं करूं, देखो बच्चों ध्यान से, y इज इक्वल टू GU की बात करूं, मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ u, इसको देखते हैं, ये आपका u² + u - 2 है। अच्छा, ये भी फैक्टराइज हो सकता है, मतलब बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं, डायरेक्टली फैक्टर लिख दो u + 2 और u - 1। अच्छा, इसमें y डिफाइंड कब नहीं होगा, जब ये 0 होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को अगर मैं इस प्रोडक्ट को 0 के इक्वल लेता हूं बच्चों, तो u की वैल्यू आपकी 1 आ रही है और -2 आ रही है,
तो मतलब अगर u की ये दो वैल्यूज आ रही है तो भी मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, पर मेरे को तो पॉइंट जब बताना होता है तो x का बताना होता है ना, तो x की वैल्यू तो मुझे एक पता चल गई, इसमें u पे तो मैं आंसर थोड़ी छोड़ सकता हूं, तो u से मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कहता है कि u की वैल्यू बेटा अगर 1 होगी आपके पास, u की वैल्यू अगर आपके पास 1 होगी तो उस केस में आपका x क्या होगा। अच्छा u था क्या, u क्वेश्चन में दिया तो हुआ 1 अपॉन में x माइनस 1, तो कह रहा है ले लो u की वैल्यू को 1 इक्वल टू x माइनस 1, तो देयरफॉर x माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू एक और आपको मिल गई 2। अगर मैं u की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। u की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 पे भी फंक्शन मेरा डिसकंटीन्यूअस होगा। अच्छा u की दूसरी वैल्यू कितनी है -2, मतलब बहुत इजी तो है, कुछ है थोड़ी इसमें। u की वैल्यू -2, तो मैं यहाँ पे u इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 को जानता हूं, हमने यहाँ पे u की वैल्यू को प्लेस करा -2 1 अपॉन में x माइनस 1, तो x माइनस 1 कितना आ गया बच्चों आपके पास, x माइनस 1 आपके पास -12 आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, रेसिप्रोकल हमने कर दिया। अच्छा फिर x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -12 प्लस 1, एक एक स्टेप में आपको करके दिखा रहा हूं, आप वैसे सोच चुके हो आंसर हाफ आ रहा है। तो हुआ क्या, ये हुआ क्या, कह रहा है आपको जो y दिया हुआ था वो g इन टर्म्स ऑफ u है और u इन टर्म्स ऑफ x है। देखो g इन टर्म्स ऑफ u है और u क्या था आपका fx था, तो कह रहा है ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन है कहां पे डिसकंटीन्यूअस है। पहला पॉइंट x का क्या आया था 1, दूसरा पॉइंट x का आया 2, तीसरा पॉइंट क्या आया हाफ। इन तीनों पॉइंट पे गिवन फंक्शन जो कि एक कॉम्पोजिट फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि इन तीनों पॉइंट पे मेरे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में मतलब देखते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के। चलो अब आपको पिछली बार तो कॉम्पोजिट फंक्शन दे दिया था, इस बार कॉम्पोजिट फंक्शन आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे थोड़ा सा फोकस करना। fx दे दिया, gx दे दिया, कह रहा है कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो fx की, gx की और fog की, तीनों की डिस्कस करनी है आपको कॉन्टिन्यूटी। सिंपल सी बात, fx मैंने यहां पे लिखा, fx नॉट डिफाइंड कहां पे है, x इक्वल टू 1 पे। मैं लिख रहा हूं हमारे पास fx इज डिसकंटीन्यूअस ओनली एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि भाई 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो 1 पे डिसकंटीन्यूअस होगा। gx आपका gx इज डिसकंटीन्यूअस ऑब्वियसली एट x इक्वल टू 2 पे डिसकंटीन्यूअस है ये। अच्छा अब fog की बात करेगा तो fog तो निकालना पड़ेगा, इसमें fog मुझे दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो fog के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, f ऑफ gx ले लेंगे। ठीक है, तो इसको यहां से करते हैं, gx की वैल्यू कितनी दी है 1 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, और अगर मैं इसमें x की जगह 1 अपॉन एक्स माइनस 2 रखूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में x माइनस 2, इसको 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 1 ऊपर। अच्छा डिवाइडेड बाय ऐसे लगा दूं, आपका मेन डिवाइड ऐसे लगा देता हूं, 1 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 1। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की नीड है इसमें। सिंप्लीफिकेशन में क्या करोगे आप, यहां एलसीएम ले लो, x माइनस 2 1 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय अगेन एलसीएम ले लिया x माइनस 2, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस में 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस 2 है ना, तो आपके पास आ जाएगा यहां पे 1 माइनस में x, 1 माइनस में x। अब fog आपने निकाल लिया, यहां पे कुछ गड़बड़ तो हुई है, नहीं 3 हो जाएगा ना, सॉरी, यहां पे हमारे पास आ गया x माइनस 1 ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये x माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस एक्स आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो विद करेक्शन आपके पास fog आ गया, या आपका fog आ गया, fog x। अब ना कॉम्पोजिट फंक्शन ऐसे नहीं बात करके खत्म कर सकते कि भाई 3 पे डिसकंटीन्यूअस है ये ना, आपको fog की डिसकंटीन्यूटी की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि fog एग्जिस्ट कब कर रहा था, कब था कॉन्टिन्यूअस। एक तो जो gx है, gx इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो ये आपका डिसकंटीन्यूअस कब होगा, gx के डिसकंटीन्यूटी के पॉइंट पे। तो वो पॉइंट क्या है आपके पास,
देखो ये पॉइंट याद रखना है ना, ये दो पॉइंट आपको पकड़ने हैं। ये आए कहां से पॉइंट, वो जो थ्योरम 2 लिखी थी वहां से निकाले। आपको जो जीएक्स का डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट था, वहां पे एक तो एफ ओ जी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, दूसरा कह रहा है जो जीएक्स की वैल्यू, जीएक्स फंक्शन की वैल्यू, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया ना एफएक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 आया, तो जीएक्स की वैल्यू अगर मैं इसके इक्वल लेता हूं तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी उस पे भी मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। देखो बच्चों, जो मैंने थ्योरम 2 बताई, उसके बाद ये जो मैं दो कंडीशन बता रहा हूं कॉम्पोजिट फंक्शन में, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना। जीएक्स की वैल्यू आपके पास 1/x-2 है, इक्वल टू 1, देयरफॉर x-2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब कहां पे एफ ओ जी को आप कहां चेक करोगे, एक तो 2 पे चेक करोगे, एक 3 पे चेक करोगे। ठीक है, तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, आगे देखते हैं क्वेश्चन इसका। तो हम यहां पे चेक कर रहे हैं 2 पर और 3 पर। अच्छा, एफ ओ जी क्या था भाई, एफ ओ जी ना, देखो यहां से एफ ओ जी एक तो ये ले लेगा x-1/3 - x, और एक आप यहां से भी बना सकते हो। ठीक है, दो जगह आपको जरूरत पड़ेगी। एक आपके पास आएगा 1/x-2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/x-2 - 1, जिसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया था x-1/3 - x, ये लिख दिया। ठीक है, कह रहा है पहले 2 पे चेक करना। अगर मैं 2 पे चेक करता हूं इनिशियली यहां पे, तो यहां पे 2 पे अगर चेक करता हूं, हर जगह फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए ना, सिंप्लीफिकेशन के बाद तो है ही। इनिशियली यहां पे अगर मैं रखता हूं तो यहां पे 2 रखोगे तो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। मेरे पास 2 पर एफ ओ जी की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। अच्छा, अब मैं इस पर लिमिट निकाल के देखता हूं, क्योंकि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। इस बार ये नहीं बोला कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढ दो और बात खत्म करो, इस बार कॉन्टिन्यूटी पूरी डिस्कस करनी है। मतलब पिछला लेक्चर और आज वाला लेक्चर कंबाइन हो गया, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है। तो अब मुझे इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, तो मैंने एफ ओ जी की 2 पे वैल्यू चेक करी, अनडिफाइंड आई, उस पर लिमिट निकालो। लिमिट मेरे पास क्या है बच्चों, x-1/3 - x, सिंपल वाला फंक्शन ले लेते हैं। सिंप्लीफाइड वाले फंक्शन पे हम लिमिट पुट करते हैं ना, यहां पे अगर मैं रखता हूं 2, तो 2 - 1/3 - 2, तो 1/1 आ गया। ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू और लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो ये है तो डिसकंटिन्यूअस ही, लेकिन कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ये, लेक्चर नंबर 2, कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। हमें लिमिट एग्जिस्ट करती हुई दिख रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो बच्चों ये तुम्हारी रिमूवेबल टाइप की जो हमने डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी, उसमें मिसिंग पॉइंट वाली डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो ये देखो यहां पे चीजें आपकी सारी कनेक्ट हो रही है, यहां पे चीजें कनेक्ट हो रही है। सिमिलरली फोगेट 3 अगर कैलकुलेट करूं मैं एफ ओ जी एट 3, तो उस पर अगर मैं देखता हूं तो एफ ओ जी एट 3 इनिशियल पे ही करते हैं, इसमें नहीं करेंगे, शुरू वाले में ही करेंगे, देखते करके। 1/3 - 2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/3 - 2 - 1, तो यहां पे तो आ गया 1 + 1 और नीचे आ गया 1 - 1, मतलब ये फिर से अनडिफाइंड है। 3 पे भी अनडिफाइंड आ रहा है। एक्चुअली जब फंक्शन के लिए निकालने होते हैं तो सिंप्लीफाइड पे मत रखा करो, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म उठाया करो। फंक्शन की वैल्यू निकालनी अगर किसी पॉइंट पे, तो इनिशियली रख के चेक किया करो। अच्छा, लिमिट कैलकुलेट करें, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो सिंप्लीफाइड वाली फॉर्म उठाई मैंने, x - 1/3 - x, क्या आ रहा है इसमें, ये 3 - x है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये आपका 3 - x है। लिमिट जैसे सब्स्टिट्यूट की, ये फिर से 2/0 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी आ रही है। अच्छा, इसमें अगर तुम 3 नेगेटिव लेते हो तो -∞, 3 पॉजिटिव लोगे तो +∞, मतलब हमारे पास LHL RHL दोनों इनफाइनाइट आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो बच्चों ये आपकी कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का टाइप हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक LHL या कोई एक RHL, एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर इनफाइनाइट आ जाए, तो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के टाइप में चली जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो काफी डिटेल में आज आपने चीजें समझी है, इनको एक बार दो बार रिवाइज करना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस खत्म करा इसको, ये लो कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है, एफ एक्स हमने ले लिया साइन एक्स,
अच्छा जी एक्स मैंने ले लिया ई की पावर एक्स, आप एफ ओ जी निकाल लो या जी ओ एफ निकाल लो। अगर मैं इसमें बात करता हूं जी ओ एफ एक्स निकालने की तो क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मेरे पास कितना है साइन एक्स है, इसको इससे कंपेयर करा, एक्स की जगह मैंने साइन एक्स रख दिया। अब पुरानी बात कह रहा है जो ये है कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, तो कह रहा है फिर तो पर्टिकुलर ए पे चेक करने की बात ही नहीं रही, तो कह रहा है उसका जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर। लो ठीक है, तो ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ये रह गया था तो मैंने यहां पे आपको वो भी करा दिया। एक ये थ्योरी का पॉइंट, थ्योरी का पॉइंट है आपका, आपने आज क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा कि मेरे पास ना एफ एक्स कॉन्टिन्यूस था और जी एक्स कॉन्टिन्यूस था एफ ए पर, तो जी ओ एफ कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन कह रहा है इन दोनों में से देखो बात क्या हुई कि एक क्वेश्चन एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, दूसरा भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, किस किस पॉइंट पे था वो हमने फोकस किया। लेकिन कह रहा है अगर दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम एफ एक्स और जी एक्स में से कोई एक भी अगर डिसकॉन्टिन्यूस आ गया ना, तो कह रहा है कंपोजिट फंक्शन के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। तो आप कुछ नहीं बता सकते ना, आप एफ जी एक्स के बारे में बता सकते हो ना जी एट एफ एक्स के बारे में बता सकते हो, कि उसमें हम नहीं बोल सकते कि ये दोनों डिसकॉन्टिन्यूस हो गए या कॉन्टिन्यूस हो गए। इसके लिए हमें प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कि लास्ट क्लास में बात कर रहा था मैं आपसे अलजेब्रा में। अलजेब्रा में भी तो क्या होता था, एक डिसकॉन्टिन्यूस होता था तो प्रोडक्ट वाले को हम ऐसे ही थोड़ी बोल सकते थे, उसमें हम पूरा एनालिसिस करते थे, निकालते थे वैल्यूज को, फंक्शंस की एलएचएल आरएचएल सब निकालते थे। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें एफ ओ जी का, जी ऑफ एफ का, एलएचएल आरएचएल फंक्शन वैल्यू सब निकालनी पड़ेगी और फिर देखेंगे कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी को क्लोज करते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि उसमें प्रैक्टिस का काम ज्यादा होगा, प्रैक्टिस का काम ज्यादा होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा थे, क्वेश्चंस कम थे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतने सारे हैं इसके अंदर, ये क्लियर होने बहुत जरूरी है और एक साथ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भेज सकते हो, अपनी ईमेल आईडी आप दे देना, तो उस ईमेल आईडी पे आपको या तो एक ऑडियो नोट या फिर प्रॉपर एक एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन बना के आपको मेल कर देंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो और नेक्स्ट लेक्चर हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, पर ये टॉपिक आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। थैंक यू।